नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 13 जून, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है एक एक करके जाने की। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 को एक बार फिर से मुख्यमंत्रियों के साथ करने वाले हैं मंथन, और कुछ रणनीति के बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच दिल्ली में कोरोना हुआ बेकाबू। जी हाँ, महाराष्ट्र में जहां 1 लाख के आंकड़े के पार, तो पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 2100 से ज़्यादा मामले सामने, 2000 के रिकॉर्ड तोड़ दिया। सब कुछ खबर एक एक करके जाने की। इस बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही, भारतीय सेना का एलओसी पर मुंहतोड़ जवाब। एक बार फिर से पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, 2 पाकिस्तानी सैनिक ढेर। जी हाँ, इसके बारे में जाने की। सेना की तांडव के बीच झारखंड से निकल के आ रहे, जहां पर झारखंड से लद्दाख जाने वाले ट्रेन को सरकार ने किया रद्द। जी हाँ, लद्दाख में हालात खराब अब भी बताए जा रहे हैं। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और 3 सेनाओं के सेनाध्यक्षों के साथ एक बार फिर से बैठक की है। इस बीच बॉर्डर पर नेपाल को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। एसपी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है कि रिपोर्ट में क्या कुछ बड़ी बातें कही गई हैं, सब कुछ जानेंगे। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर में पूर्व डीजीपी का बड़ा बयान आया है, हिंदुओं को हथियार और ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, सब कुछ खबरें जानेंगे। सीएम योगी की भुई उड़ाने की धमकी मिल गई, एक बार फिर से सब कुछ जानने। लेकिन उससे पहले छोड़ा से मिल, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा और अपने देश के दुश्मन को हराएगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 3,09,000 के आंकड़े को पार कर गया। जी हाँ, 3,09,603 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 11,314 मामले सामने आए हैं। मृतकों की संख्या 388 हो गई है। टोटल 8890 हो चुकी है। महाराष्ट्र में कल 3493 मामले सामने आए, तो टोटल 1,01,141 मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में कल 1982 मामले सामने आए, तो टोटल 40,600 मामले हो गए। दिल्ली में कल रिकॉर्ड तोड़ 2137 मामले सामने आए हैं, टोटल 36,000 के आंकड़े पार कर गए। इस बीच गुजरात में 495 मामले सामने आए, तो 22,562 हो गए। यूपी में कल 528 मामले सामने आए हैं, टोटल 12,616 हो गए। राजस्थान में 230 मामले सामने आए हैं, तो 12,000 के आंकड़े पार कर गए। मध्य प्रदेश में 202 मामले सामने आए, तो 10,000 के आंकड़े पार कर गए। पश्चिम बंगाल में 476 मामले सामने आए हैं, तो 10,000 के आंकड़े पार कर गए। इस बीच कर्नाटक में 271 मामले सामने आए, तो 6516 मामले हो चुके हैं टोटल। हरियाणा में 366 मामले हैं, तो 6334 टोटल हो गए। बिहार में 148 मामले आए हैं, तो 6,096 मामले टोटल हो गए। जबकि आंध्र प्रदेश में 207 मामले सामने आए, तो टोटल 5636 हो गए। जम्मू कश्मीर में 156 मामले सामने आए, तो टोटल 4730 हो गए। जबकि तेलंगाना में 164 मामले आए हैं, तो टोटल 4484 हो गए। असम में 263 आए, कल उड़ीसा में 112 मामले आए, पंजाब में कल 99 मामले, केरला में 78, उत्तराखंड में 70, झारखंड में भी 57 मामले सामने, टोटल 1656 हो गए हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में 47 मामले आए, त्रिपुरा में 41, हिमाचल प्रदेश में 16, गोवा में कल 46 मामले, मणिपुर में भी 19 मामले, चंडीगढ़ में 13। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े फिलहाल। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, कोरोना पर अब एक बार फिर से नई रणनीति। पीएम मोदी 16 और 17 को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे मंथन। जी हाँ, पहली बार देश में 24 घंटों में कोरोना केसों की संख्या 11,000 के आंकड़े को पार कर गई है। मरीजों की संख्या 3 लाख के पार हो गई है। ऐसे में सरकार की अगली रणनीति क्या होगी? पीएम मोदी 16 और 17 जून को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग मंथन करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान कोरोना के खिलाफ कोई नई रणनीति पर विचार हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जून को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। पीएम मोदी 16 जून को ऐसे 21 राज्य केंद्र शासित प्रदेश और मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे जहां कोरोना केसों की संख्या अब तक काफ़ी कम है। ये राज्य पंजाब, असम, केरल, खंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुदुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, दादर नगर हवेली समेत सिक्किम जैसे राज्य हैं। इसमें 16-17 राज्यों में बात की जाएगी। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, दिल्ली में भयावह स्थिति। पहली बार कोरोना के 2000 से ज़्यादा अधिक मामले आए हैं। जी हाँ, दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति भयावह हो गई। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमितों आने से दिल्ली सरकार पर भी सवाल खड़े हो गए। आपको बता दें कि शुक्रवार रात को जारी आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में 2137 मरीजों को कोरोना पुष्टि हुई है। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 36,824 हो गई है। वहीं 71 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। कल ही
तो इस बीच अब सवाल खड़े हो गए हैं अरविंद केजरीवाल की इस नीति और नियति पर भी। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय सेना पर LOC पर भारतीय सेना का तांडव, दिया मुंहतोड़ जवाब, 2 पाकिस्तानी सैनिक भी ढेर हो गए। जी हाँ, आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना को नियंत्रण रेखा पर नापाक हरकत एक बार फिर भारी पड़ गई है। पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार को बालाकोट जिले में सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी और भारतीय सेना के बीच बालाकोट जिले के तारकुंडी सेक्टर में गोलीबारी हुई है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दिया। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना की मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई में उरी सेक्टर के सामने पाकिस्तान की एक फायरिंग पोजीशन तबाह हो गई है। इसके अलावा 2 पाक सैनिकों के मरने की भी खबर है। इस घटना में कई पाक सैनिक घायल हो गए हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। झारखंड, आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आ रही है। दुमका से मजदूरों को लेह और लद्दाख जाने वाली स्पेशल ट्रेन रद्द। जी हाँ, आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान जम्मू कश्मीर के लेह और लद्दाख में रेस्क्यू कर लाए गए मजदूरों को वापस ले जाने वाली ट्रेन रद्द हो गई। बॉर्डर रोड संगठन यानी BRO के अधीन काम करने वाले इन मजदूरों को वापस करने के लिए ये ट्रेन कल दुमका से जम्मू कश्मीर के उधमपुर के लिए रवाना होने वाली थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाकर रवाना करने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर इनका दौरा रद्द करना पड़ा। DM ने ट्रेन कैंसिल किए जाने की भी सूचना दी। प्रवासी मजदूरों को ले जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन आखिर क्यों रद्द की गई है, ये अपने आप में अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन लद्दाख में हालातों को लेकर माना जा रहा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। भारत चीन सीमा विवाद के बीच एक बार फिर से कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CDS और तीनों सेनाओं अध्यक्षों के साथ की समीक्षा की बैठक। जी हां, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात को लेकर फिर से समीक्षा बैठक की। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी शामिल रहे। इस दौरान भारत और चीन के बीच LAC पर उपजे हालातों को लेकर भी चर्चा की गई है। भारत चीन सीमा पर गतिरोध को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस सप्ताह ये दूसरी बैठक है। इससे पहले राजनाथ सिंह ने भारत चीन गतिरोध को लेकर 8 जून की बैठक की थी। भारत और चीन के कमांडरों के बीच हुई ये बैठक के बाद जमीनी हालात की ताज़ा समीक्षा की गई। वहीं शुक्रवार को भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान भारत और चीन के बीच लद्दाख के गालवान इलाके में तनाव को कम करने का फोकस किया गया। इससे पहले सीमा पर गतिरोध को कम करने के लिए भारत और चीन के ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक के अधिकारियों के बीच कई मीटिंग हो चुकी है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बॉर्डर पर फायरिंग मामले में SP ने सौंपी रिपोर्ट। नेपाल ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। जी हां, आपको बता दें कि भारत नेपाल के बीच जारी तनाव के दौरान शुक्रवार को सीमा पर फायरिंग हुई। इसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। इस घटना पर बिहार के सीतामढ़ी के पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल ने सुरक्षा बलों ने लग्न राय नाम के व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में बिहार सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार नेपाल अथॉरिटी के संपर्क में है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक फायरिंग में एक शख्स की मौत हुई है और 4 लोग घायल हैं। ये घटना बिहार में भारत नेपाल सीमा के पास सीतामढ़ी के सोनबरसा थाना क्षेत्र के पिपरा परसाइन पंचायत में लालबंदी स्थित जानकी नगर बॉर्डर की है। SSB के महानिदेशक के राजेंद्र चंद ने बताया है कि ये घटना शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे की है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP बोले घाटी के हिंदुओं को दिए जाएं हथियार और ट्रेनिंग। जी हाँ, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक SP वैद्य ने कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं को हथियार मुहैया कराने और ट्रेनिंग देने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि विलेज डिफेंस कमेटी फार्मूला को प्लानिंग के साथ लागू करने से कोई नुकसान नहीं है। वैद्य ने कहा है कि जम्मू के चिनाब घाटी में हिंदुओं को हथियार दिए गए थे। इसमें 90 के दशक में हिंदुओं के पलायन को रोकने में मदद मिली थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व DGP वैद्य ने कहा है कि कश्मीरी घाटी में आतंकवादियों से निपटने के लिए कमज़ोर मुस्लिमों को भी हथियार दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं पहले शख्स हूँ जिसने जम्मू कश्मीर के रियासी इलाकों में पहली विलेज डिफेंस कमेटी का गठन किया। इजराइल की तरह कश्मीर घाटी में भी कमज़ोर लोगों के लिए विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि इजराइल में आम नागरिकों को भी AK-47 रखने की इजाज़त दी गई है ताकि वो अपने देश की सुरक्षा कर सकें, अपनी सुरक्षा जिहादियों आतंकियों से कर सकें, और यही मांग कर रहे हैं। और अगर आप भी इसका समर्थन करते हैं कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को AK-47 से लैस किया जाना चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। उनकी बाकायदा ट्रेनिंग उनको देनी चाहिए ताकि वहाँ के जिहादियों से वो कश्मीरी पंडित और हिंदुओं वहाँ का हिंदू स्वयं लड़ सके। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। UP मुख्यमंत्री आवास को बम से उड़ाने की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा। जी हाँ,
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास और कई अन्य महत्वपूर्ण जगहों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी कॉल सेंटर पर दी गई है। प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग की सुरक्षा बढ़ा दी है। बम निरोधी डॉग स्क्वाड की मदद से छानबीन की जा रही है। बीते दिनों मुंबई में एक युवक को सीएम योगी को धमकी भेजने के मामले में गिरफ्तार भी किया गया। यूपी पुलिस को धमकी देने वाले कामरान को महाराष्ट्र एटीएस और यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। कामरान की गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस की सोशल मीडिया हेल्प डेस्क को एक नई धमकी मिली थी, जिसमें मुंबई से गिरफ्तार किए गए युवक को छोड़ देने के वरना अंजाम भुगतने की भी कहा गया था। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। यूपी में बीजेपी का आत्मनिर्भर भारत अभियान आज से शुरू होंगे वर्चुअल जनसंवाद। जी हाँ, आपको बता दें कि मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरा होने के मौके पर बीजेपी का अभियान शुरू होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आज से शुरू होने वाले बीजेपी की इस अभियान का नाम आत्मनिर्भर भारत अभियान रखा गया है। इस अभियान के जरिए केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। जानकारी के मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बीजेपी संपर्क संवाद अभियान चलाने जा रही है। इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बीजेपी वर्चुअल जनसंवाद करने की भी तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इस अभियान की शुरुआत शुक्रवार को हो रही है। शुक्रवार को 12 जून को मंत्री सूर्य प्रताप शाही प्रगतिशील किसानों के साथ जनसंवाद करेंगे। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग राज्यसभा चुनाव 2020 HD देवेगौड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे और 2 बीजेपी नेता निर्विरोध निर्वाचित हुए राज्यसभा के लिए। जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता अशोक गस्ती और एर्ना कंडाड़ी को शुक्रवार को कर्नाटका में राज्यसभा के लिए निर्वाचित निर्विरोध घोषित कर दिया गया। सभी 4 राज्यसभा उम्मीदवार जो कई सीटों के लिए मैदान में थे, उम्मीदवारों की वापसी की अंतिम तिथि के बाद चुने गए। राज्य से 4 राज्यसभा सीटें भरने के लिए 19 जून को चुनाव कराए जाने थे। फिलहाल ये सीटें 2 कांग्रेसी नेता राजीव मीणा, BK हरिप्रसाद और भाजपा के प्रभाकर कोरे और JSNGDS के D कुपेंद्र रेड्डी के पास थी, जो 25 जून को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद खाली हो जाएगी। हालांकि कर्नाटका विधानसभा के लिए ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि ममता बनर्जी शव को घसीटते हुए वहां के डॉक्टर दिखे। जी हाँ, नाराजगी जताई है। राज्यपाल ने मांगी है रिपोर्ट। दरअसल आपको बता दें कि कोलकाता नगर निगम की गाड़ी में शवों को घसीटते हुए डाले जाने के मामले में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नगर निगम प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। कोलकाता में गरिया सौदागृह में शव को हुक से घसीटने की तस्वीरें वायरल हुई है। इस मामले में राज्यपाल धनखड़ ने राज्य के गृह सचिव से जवाब मांगा है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट करके इस पर नाराजगी जाहिर की है। पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से हालात बेकाबू हैं और इस तरीके से लाशों को खींचा जा रहा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद LG ने बनाई सलाहकार समिति, कोरोना से जुड़े हर पहलू पर देगी रिपोर्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी के बेकाबू होने के बाद हालात को देखते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक सलाहकार समिति का गठन किया है। ये सलाहकार समिति कोरोना महामारी के अलग अलग पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट और विस्तृत सलाह देगी। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस 6 सदस्यीय समिति की निर्धारित समय सीमा के साथ अपनी रिपोर्ट ये समिति दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को सौंपने के निर्देश दिए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही मेवात। हरियाणा के मेवात में दलितों के उत्पीड़न पर खट्टर सरकार से नाराज हुआ विश्व हिंदू परिषद। जी हाँ, आपको बता दें कि हरियाणा के मेवात में दलित उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर सख्त रवैया अख्तियार न करने को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने खट्टर सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। विश्व हिंदू कैंप के पर यह चर्चा है कि इस मसले पर इतनी उदासीनता की अपेक्षा कम से कम खट्टर सरकार से नहीं की जानी थी, वो भी तब जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद संघ के पृष्ठभूमि से जुड़े। और इस तरीके से देखने के बाद अब खट्टर सरकार पर सवाल खड़े हो गए। और लगातार विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का मानना है कि मई में संगठन के प्रतिनिधिमंडल के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भेंट के बाद भी राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय जाँच की दिशा में ना तो कदम बढ़ाए हैं और ना ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की आश्वासन दिया, जो कि अपने आप में ये दिखाता है कि खट्टर सरकार पूरी तरीके से सो रही है। यानी अब बीजेपी की खट्टर सरकार को ये समझना पड़ेगा कितने बड़े पैमाने पर वहाँ पे पलायन हो चुके हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें कि 72 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। जी हाँ, 72 लाख के आंकड़े को पार करते हुए 72 लाख लगभग 72,73,000 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं, जबकि 4,13,000 लोगों की मौत हो गई है।
यूनाइटेड स्टेट में 20,73,000 कन्फर्म केसेस तो 1,15,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 8,09,000 कन्फर्म केसेस तो वहीं 41,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। रसिया में 5,11,000 कन्फर्म केसेस तो 6700 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 2,97,000 कन्फर्म केसेस तो वहीं 8400 के करीब लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम में 2,92,000 कन्फर्म केसेस तो 41,000 के करीब लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर का यह आंकड़ा फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।